नमस्कार, न्यूज़ में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका एक राजनेता के रूप में पहचान कराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति के अलावा भी उनके अपने एक अलग मायने हैं। क्योंकि राजनीति की शुरुआत उनका मानना था कि राजनीति एक बड़ा माध्यम है बदलाव को लेकर, वह चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, और इसीलिए राजनीति की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। बेहद साधारण परिवार से जुड़े रहे, लेकिन राजनीति में उन्होंने बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले की हम जब बात करते हैं तो कुछ वर्षों पहले अगर हम मुजफ्फरनगर की उस तस्वीर को देखें जो जहां पर दंगा या फिर ऐसी कई घटनाएं होती थी, जिसको लेकर उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन पिछले 7 सालों के बाद मुजफ्फरनगर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, एक बड़े बदलाव के साथ ये राज्य गुजर रहा है। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सदर विधायक उत्तर प्रदेश में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आप बेहद साधारण परिवार से जुड़े रहे हैं। राजनीति माना जाता है कि भारतीय राजनीति की हम जब भी बात करते हैं तो बहुत खर्चीली राजनीति मानी जाती है, पैसे वालों की राजनीति मानी जाती है। आपका झुकाव इधर कैसे आया? देखिए, मूल रूप से बचपन से ही मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता भी नहीं, एक स्वयंसेवक के रूप में, जब ना राजनीति का मालूम था जी, ना समाज का मालूम था, ना संघ का लक्ष्य क्या है ये मालूम था, बहुत छोटे मुँह से में थे। और संस्कार ऐसे मिलते गए, टीम लगातार ऐसी मिलती गई कि जिन लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो व्यवस्था भी जैसे होती है, छोटे थोड़े बड़े हुए तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे दायित्व संघ की शाखा में, शाखा स्तर के, मंडल स्तर के, तो धीरे धीरे पहचान बढ़ी सामाजिक क्षेत्र में। और सामाजिक क्षेत्र में पहचान बनने के बाद को राजनीति में आने के लिए मैंने आपको बताया कि जब मैं संघ में आया तो राजनीति मालूम नहीं था, राजनीति क्या होती है, विधायक क्या होता है हमको मालूम नहीं था, बहुत छोटे थे, कक्षा 6-7 में पढ़ते होंगे, लेकिन जुड़े रहे। इस बीच में राम जन्मभूमि का आंदोलन आया सन 83 में। पूज्य विजय कुशल जी महाराज हमारे यहाँ संघ के प्रचारक थे, जो वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्री राम कथावाचक हैं, और उन्होंने बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में किया, मुजफ्फरनगर में 83 में महा हिंदू सम्मेलन किया। और उसी का सूत्रपात राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन की शुरुआत मुजफ्फरनगर से आज़ादी के बाद पहली बार हुई। गुलजारीलाल नंदा उसके अंदर आए और कई लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता उसके अंदर आए, और शुरुआत हुई। तो हमको भी स्थानीय स्तर पर छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला, जुड़ते गए, आंदोलन जुड़े रहे, लगातार बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, राम जन्मभूमि के दंगे, झगड़े, काशियों की सेवा, शिला पूजन, ज्योति पूजन। तो क्या संघ से सियासत का रास्ता मिला? तो मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, और उस मौका हमने देखा है, कष्ट देखे, दुनिया देखी है, लोगों के दवाई के बिना तड़फते हुए भी देखा है, घर में सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, दूध नहीं है, तो उसकी व्यवस्था भी हमने की लोगों की। और रिस्क लेकर के घर से निकलना, हमारी माँ हमको डांटती थी, कहाँ जा रहा है, पिताजी डांटते थे, कहाँ जा रहा है, पर थोड़ा जुनून था, जनता की सेवा करनी है। तो संघ भी सेवा काम, संघ में भी मूल रूप से सेवा ही है, शाखा तो माध्यम है, जन सेवा। तो वहीं से एक सेवा का भाव मन में जुड़ा। तो पहली बार मेरे पास दायित्व, तो पहली बार संगठन ने संभवतः तय किया होगा, टिकट मैंने कोई ज़्यादा मांगा नहीं, हल्का फुल्का पार्टी के संगठन के लोगों को लगा होगा। तो 2002 में पहली बार उनको विधानसभा का सीधा चुनाव होने का अवसर मिला। एक इसमें चर्चा में और भी कर दूं आपसे, एक बार मैंने सभासद का टिकट मांगा पहले। अच्छा। समझ नहीं थी उतनी, उससे काफी सोचा कि सियासत की शुरुआत में सभासद वैसी कि बड़ी सेवा कर रखी है राम जन्मभूमि में, चलो भाई, पता भी नहीं सभासद क्या होता है, छोटे थे। तो हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने मुझको टोका, घर आए, रात को बारिश हो रही थी, साइकिल में चल के आए, डांटा, दिमाग खराब हो गया, राजनीति में जाएगा। मैं कहा नहीं, कोई इरादा नहीं कि बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, ये काम करते रहो, जब अवसर आएगा संगठन अपना विचार करेगा। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँ, जब आप अभी सियासत में, जब संघ में थे, तब आप संतुष्ट ज़्यादा अपने आप को महसूस कर पा रहे थे, लोगों की मदद ज़्यादा कर पा रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन पा रहे थे, या अब आप एक मंत्री के रूप में लोगों की मदद ज़्यादा? ऐसा विषय नहीं है, सब चीज़ अलग अलग है। संघ आज भी अपना काम कर रहा है। अब थोड़ा ईश्वर की कृपा से बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई, भुज का आंदोलन हुआ, गुजरात के नजदीक घटनाएं हुई,
तो उन सब में हमने धन संग्रह करना, ट्रकों पे सामान भरवा करके भिजवाना, इकट्ठा करना, घर घर जाके कपड़े, जूते, सामग्री, खाद्य सामग्री। उत्तराखंड में घटना हुई तो इन सब के लिए करना, तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था कि हमें इसलिए हमें ऐसा कर रहे हैं कि हमको कल कोई सोचा नहीं। और इतने हम छोटे थे कि सोचने का मतलब ही नहीं, कोई व्यक्ति जान भी नहीं सकता। आज तो बहुत सारे लोग संघ में भी इसलिए आते हैं कि उनको राजनीतिक मुकाम मिल जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन एक अनायासी शायद ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर की व्यवस्था, यस मेरे भाग्य की नियति ऐसी थी जी कि मुझको व्यवस्था मिला। तो 2002 में चुनाव लड़ा। पिताजी हमारे बहुत छोटी सी नौकरी करते थे और साधारण परिवार हमारा, तो किराए के मकान में लंबे समय तक रहे हैं, तो सारा कष्ट भी देखा है, गरीबों का कष्ट भी देखा है, समस्याएं भी देखी उनकी, वो सब समस्या हमने झेली भी है। इसलिए किसी की बात को समझना। अब सरकार में आए तो फिर नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास आई। टिकट मैंने नहीं मांगा पालिका का, तो आदरणीय नागी जी यहाँ पर संगठन मंत्री थे। 2002 में जब आपको तो हम हार गए, निराशा हुई कुछ? 5000 वोटों से हारे। नहीं, कोई निराशा निराशा इसको कहिए कि मैं वहाँ से निकला, चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उसी दिन शाम को लोग धन्यवाद करने निकले जो लोग काम है। तो बहुत सारे लोग रोने के लिए, मिलने के लिए घर पे आए जी कि भाई बड़ा कष्ट हो गया। कोई कष्ट नहीं है। फिर उसी दिन से काम में लगे, उसी दिन से वो इतना संपर्क संबंध बनाया कि 2007 में ही मेरी तैयारी थी विधानसभा की। तब पार्टी ने मुझको कहा कि नहीं तुमको नगर पालिका लड़नी, फिर नगर पालिका चुनाव आ गया। वो भाई साहब ने कहा कि नहीं, नगर पालिका की रिपोर्ट ये है कि तुम ही जीत सकते हो, ये जी इसको अन्यथा मत मानिए, मेरा घमंड भी मत मानिए। विनम्रतापूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो लड़ा तो 32,000 वोटों चुनाव जीता, चुनाव जीते। नगर पालिका। फिर हमारे दूसरे साथी थे, उनको टिकट मिला विधानसभा का, उनको पूरा चुनाव लड़वाने का काम किया। फिर उसके बाद दूसरा अवसर मुझे फिर आया नगर पालिका का लड़ने का, तो मैंने मना कर दिया कि मेरा पार्टी अवसर देगी तो नगर विधानसभा लड़ेंगे। तो एक उपचुनाव हुआ 2016 में, तो उपचुनाव में लड़ने का समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो हमारे यहाँ जिनकी डेथ हुई थी वो मंत्री थे, उन्हीं के पुत्र को टिकट मिला। और 2016 में उपचुनाव में हाँ ईश्वर की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का मेहनत, परिश्रम और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का सिस्टम, 2016 में हमको चुनाव जीतने का अवसर मिला। चुनाव जीते लगभग 8,000 मतों से, मात्र 10 महीने का कार्यकाल मिला। बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। लोगों ने मुझे बेटा अगर हार गया तो राजनीति खत्म। मैंने कोई और आगे जीत गया तो भी राजनीति खत्म। तो लड़के ही करेंगे जो कुछ होगा, लड़ने से रास्ता निकलेगा। बिल्कुल सही, संघर्ष में से रास्ता निकलता है। बिल्कुल। एक चीज़ और में कपिल देव जी, आपके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। कपिल देव, क्या पिताजी क्रिकेटर तो नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि कपिल देव का अपना एक जलवा था, अपना एक दौर मेरे था। पिताजी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, कपिल देव तो नहीं थे। मैं कक्षा 10 में, कपिल देव आधार नहीं थे, मतलब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, कपिल देव है। ये कपिल देव का नाम कपिल देव की तरह है। कपिल देव की तरह। तो हम क्रिकेट उस समय जानते, गाँव में पढ़ते थे। तो जब कपिल देव और वर्ल्ड कप हुआ तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पिताजी ने नाम रखा, और पिताजी ने तीनों ही नाम, 3 भाई हैं, तीनों के ही नाम भाई पता नहीं। और कपिल देव तो अब कुछ लोग रखने लगे जी। कपिल देव नाम को कहीं जल्द से मिलता नहीं। मिलता वही कपिल देव, उसके बाद 20 साल तक कपिल देव किसी नाम नहीं मिला। तो ईश्वर की कृपा जरूर हुई कि कपिल देव नाम ऐसा, मेरा कोई शक्ल भूल जाए लेकिन नाम आज भी कोई नहीं, नाम आज भी नहीं भूलता कोई। अगर मैं किससे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा आप नाम नहीं भूलोगे, शक्ल भले ही भूल जाओ। तो नो डाउट कपिल देव को। और जब मैं किसी को फ़ोन करता तो मैंने कहा मैं कपिल देव बोल रहा हूँ, एक बच्चे में घटना सुना सकता हूँ जी। मैंने किसी को फ़ोन किया तो किसी बच्चे ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैं कपिल देव बोल रहा हूँ, और मेरा कपिल देव ही है मूल रूप से। अग्रवाल तो राजनीति में आने की बात हो जी। तो संघ में भी जाति की व्यवस्था नहीं है। तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट मेरा नाम कपिल देव ही है। तो मैंने कहा मैं कपिल देव बोल रहा हूँ। तो फिर कपिल देव बोले, कपिल देव कैसे हो सकते हैं? मैं कहा, तो मुझे भी थोड़ा क्यूरियस हो गया कि हाँ मैं कपिल देव बोल रहा हूँ। तो मैं भी बोल वाला कपिल देव बन गया। नहीं, हमारे पापा के तो कपिल देव के दोस्त नहीं है, हमारे पापा कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे पापा हमारे दोस्त हैं। तो मैंने कहा तो नहीं, हमारे पापा तो कपिल देव के दोस्त नहीं है, हमारे पापा के दोस्त हमको बताते। तो उसके पापा भी फ़ोन पे आ गए, हमने बातचीत की जी। तो बोला बहुत नो डाउट ईश्वर का धन्यवाद है कि उस नाम का मुझे बहुत यश मिला। और कपिल देव जी का धन्यवाद करता हूँ कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो उनको वर्ल्ड लेवल पे नाम मिला, उसका कुछ अंश लाभ मुझको व्यक्तिगत रूप से मिला।
एक बड़ी बात। आपको लगता है आप अपने लक्ष्य पे पहुंच चुके हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से लोगों की मदद करना? लक्ष्य तो जीवन कहीं पूरा नहीं होता है, और लक्ष्य पूरा होता तो फिर जीवन विषम हो जाता है, करने के लिए कुछ बचता नहीं। जी। एक हनुमान जी ने कहा ना कि राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय एक मंत्र दिया हम लोगों को, जिस मंत्र पे आदरणीय प्रधानमंत्री चलते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चलते हैं जी। और हम भी जिस लायक हैं हम भी चलने का प्रयास करते हैं। इतना काम है, इतना काम है अभी करने के लिए, अनंत काम है, कभी पूरा ना होने वाला। प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र की कितने समस्याएं विकसित राष्ट्र के अंदर आ रही हैं। सार्वजनिक जातिगत विद्वेष है, सामाजिक विद्वेष है, जातिगत क्लेश है जी, क्षेत्र का क्लेश है, हिंदू मुस्लिम का विद्वेष है, शैक्षिक स्तर का अभी दुर्भाव है, अभी छोटे बड़े का भेद है, जातियों के भेद बहुत सारे हैं, महिलाओं को उतना सम्मान अभी नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, उनका अधिकार उनका नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। जो प्रधान महिलाएं चुन करके आती हैं, ये राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं, उनको काम करने का उतना अवसर नहीं मिलता जितना उनको करना चाहिए। तो इस समाज में भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। नवदुर्गा भी गए हैं, हम नारी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, पर वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर एक घटना होती है जो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। तो ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं होती रहती हैं, जिसमें एक घटना के कारण से सारा समाज शर्मसार होता है, एक व्यवसाय शर्मसार होता है। तो निश्चित रूप से अभी विसंगतियाँ बहुत हैं, और प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जैसा जैसा निर्देश हमको मिलता है उसको पूरा करने का काम करते हैं। आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, बहराइच की घटना को आप किस तरीके से ले पा रहे? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक रह गई? एक पत्थरबाजी की घटना, एक हाँ हुई है प्रशासनिक, और वो इतना बड़ा दंगा। देखिए क्या होता है कि संयम रखना पड़ेगा, और ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, और दोनों ही पक्षों का सम्मान भी है कि हमको सम्मान भी करना पड़ेगा। केवल नाराजगी व्यक्त करके या टिप्पणी करके काम नहीं चलेगा। पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिसमें वहाँ से यात्रा निकल रही थी, तो जिन लोगों के द्वारा डीजे बंद करने, जैसा मैंने सुना है, समाचार पत्रों में पढ़ा या आपके चैनल पे सुना कि डीजे को बंद करके जबरदस्ती बंद करने का प्रयास किया गया, उसके थोड़ा स्वाभाविक है, चूँकि एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, शांतिपूर्ण निकल रही है। एक ऐसा नहीं कि डीजे वहीं आगे बजा, डीजे पीछे से बजता आ रहा था। तो चीज़ों को जब रोकने का प्रयास होता है, चीज़ें खराब करने होती है, तो नाराजगी होना, युवाओं का उद्दलित होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और चीज़ें हुई तो भाई इतनी बढ़ी कि आज भी फिर वो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, लगातार पूरी टीम वहाँ भेजी है, अधिकारी भेजे हैं, और सारी फोर्सेज वहाँ पहुँची हैं जी। चीज़ें कंट्रोल में हैं, पर ये चीज़ें मैं आपसे अभी चर्चा की कि एक तरफ हम विकसित राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, उस तरफ कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या जो अति उत्साही लोग हैं या धैर्य की कमी आ रही है? उत्साह तो लोग हमें है, और उत्साह का प्रयोग किस साइड में करना? किस साइड में करना? गमला तैयार है, बीज भी तैयार है, लेकिन पौधारोपण कैसा करना, पौधारोपण कैसे, उसकी देखरेख कैसे करनी, उसका पालन पोषण कैसे करना, ये जिम्मेदारी समाज की। ऐसे में आपका मंत्रालय बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश युवाओं वाला देश, अगर हर युवा स्किल्ड रहेगा, उसमें कोई हाथ में उसके हुनर होगा, तो रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण और भी है जी। श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत ज़मीनी स्तर के साधारण परिवार के, पढ़ाई का भी साधन नहीं था, और ऐसा बताते कि हरिद्वार शायद आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, ऐसा उनकी किताब में आता है। और किसी ने दिशा दे दी, रुक गए, पढ़ लिख गए, मिसाइल मैन बन गए, और ऐसी विकट परिस्थितियों में उनको आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया। और एक और था अफजल गुरु, वो भी साइंटिस्ट था, वो भी बीटेक इंजीनियर था, एमटेक इंजीनियर था, वो बम बनाने लगा, वो आतंकवादी बन गया। तो ये जरूरी नहीं है पढ़ लिख करके आदमी राष्ट्रभक्ति में ही जाए, वो राष्ट्र की विरोध दिशा में भी जा सकता है। माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट कैसा है, एनर्जी कहाँ लगा, उसको संस्कार कैसे मिलने हैं, उसके साथ के लोग कैसे हैं, उसको जब वो गलती कर रहा है उसको लोगों ने रोका कि नहीं रोका, उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके मित्रों ने, उसके परिचित लोगों ने, या उसको रॉन्ग ट्रैक पे ले गए, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण। तो मुझको लगता है कि ये चीज़ें जो जीवन में एक सारा परिवर्तन करने का काम करती हैं। तो अगर परिवर्तन हो गया, जीवन आज अच्छे रास्ते पे चला गया, परिवर्तन नहीं है तो रॉन्ग ट्रैक पे चलेगा, और रॉन्ग ट्रैक पे जाने के बाद क्या कर जाए, कितना बड़ा निर्णय ले ले,
संघ से जुड़े रहे, आपको सही दिशा मिली और आप सियासत में निश्चित आगे रूप बढ़े, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन आपके जीवन हम भी में गाँव में रहे, हमारे साथ भी उस समय बड़ा माहौल था कॉलेजों के अंदर, पढ़ाई का घंटियां बज जाती थी। लड़के छोटे में कक्षा 9 में पढ़ता था, तब भी लड़के बड़ा वो रामपुरी चाकू और कट्टे वट्टे बहुत चलन हुआ लेकर करता था उस समय। कट्टे लेकर कट्टे लगा कर बगल में आते थे, हमारे दोस्त थे। बिल्कुल, मैंने वो देखा है, फायरिंग हमने आमने सामने होती देखी है, गोलियां चलती आमने सामने देखी हैं। और मैंने वो जमाना भी देखा है कि हम गांव में रहते थे, गांव में आपस में दुश्मनी थी, दो वर्गों की, जातिवादी का नाम ठीक नहीं है, तो 2 लोगों का मर्डर हो गया। जब 2 लोगों का मर्डर हो गया, उनके परिवार को पता लगा कि 2 हत्या हुई है, तो उनको अपने वालों को देखने नहीं गए। अच्छा, वो उनका परिवार के लोगों का मर्डर करने गए और वहां जाके 4 लोगों की हत्या की, तब जाके अपने लोगों का संस्कार किया। ऐसा मतलब ये मेरा प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। ईश्वरी कृपा है, ठीक है, माँ भगवती कृपा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से मुजफ्फरनगर की बात करें, तो मुजफ्फरनगर का नाम आते ही दंगा, ऐसी घटनाएं पहले कुछ वर्षों में रही, लेकिन पिछले 7 सालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो न्यूज़ में बैठे हुए जो लोग हैं वो सवाल पूछ सकते हैं और कपिल देव अग्रवाल जी बड़ी बेबाकी से उन सभी सवालों का जवाब देंगे। जी हेलो, नमस्ते सर। सर, कहा जाता है कि कपिल देव ने क्रिकेट की पिच पर और आपने राजनीति की पिच पर साल दर साल सर कमाल ही किया है। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि सर जो युवा हैं देश के, सर वो राजनीति में कैसे सक्रिय हों, पॉजिटिव थिंकिंग के सर युवा कैसे सक्रिय हों इस पे। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर लखीमपुर में जो भाजपा विधायक पे सर हमला हुआ था, सर उसमें पार्टी ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है सर? देखिए, जो विषय आपका है कि युवा राजनीति कैसे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है लाल किले से कि 1 लाख युवाओं को हम राजनीति में आने का अवसर दें। राजनीति कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप गए और आपकी एंट्री होगी, उसके लिए तो विजन कैसा। पहली बात तो राजनीतिक क्षेत्र में आने की इच्छा होना, उसमें इच्छा होने के लिए आपका डिवोशन चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका समय चाहिए, और उसमें आपके पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं। अगर राजनीति में सच्चे मायने राजनीतिक क्षेत्र में आना है तो समाज के प्रति समर्पण चाहिए, उनके कष्टों को अपना कष्ट समझ करके, उनकी भावनाओं को समझ करके हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा हमको भाव चाहिए। और आज तो राजनीति बहुत हाईटेक हो गई है, तो आपको उसी लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आप किसी एक स्पेशल किसी सेक्टर में जाते हैं, मान लो फाइनेंस में आप जाते हैं, इकोनॉमिक्स में जाते हैं, आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो एक टॉपिक है, उसकी आपकी टॉप कंप्लीट जानकारी आपको है, तो फिर उसके एक्सपर्ट आप बन जाते हैं उस विषय में। फिर आपको पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको उस टॉपिक पे बात करने के लिए, बोलने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको भेज सकती है। तो जिस टॉपिक आप एक्सपर्ट हो गए, आपने स्टडी कर ली, तो स्टडी की, तो फिर आपको वहाँ पे, जैसे मैं आपके चैनल में आज बैठा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, डिबेट्स होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग होती है, उसमें आपको उसमें जाना जाए। और अच्छे अगर आप वक्ता भी हैं, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो आप जल्दी उस फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो तो निश्चित एक अच्छा वक्ता होना, वाणी पर संयम होना और धैर्य होना। आजकल धैर्य लोगों में नहीं है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, तुरंत प्रतिक्रिया करना। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। हारने के बाद अपनी जीत का इंतजार करना, ये भी धैर्य होना चाहिए। पहले तो टिकट मिलना, पहले तो हारने का अवसर मिलना, टिकट मिलना भी आसान नहीं है जी। तो टिकट मिलना, और सबसे बड़ी बात जो मुझको लगती है, आपको विजन लोगों की भावना के अनुरूप रखना पड़ेगा। राष्ट्रवादी लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बोल करके, अनावश्यक टिप्पणियाँ करके, समाज के खिलाफ बात करके आगे तो बढ़ सकते हैं, पर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चल जाएंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता। कपिल देव जी, एक सवाल उसका और था। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, विधायक जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया सार्वजनिक रूप से, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं होना चाहिए था। तो पार्टी ने उन सब लोगों को निष्कासित कर दिया। सर, इस समय देश में दुर्गा पंडालों पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो और कई जगह पे। और अभी कुछ दिनों पहले तक ट्रेन डिरेल हो रही थी, अभी भी लगातार हो रही हैं। तो जैसा बीजेपी कह रही कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही, तो क्या इसका कोई कनेक्शन आप भी देखते हैं? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो एक समाज में एक स्वीकार्यता बीजेपी के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये एक पक्ष है। बड़ा लेवल में एक पैरेलल काम कर रहा है, सब लोग इकट्ठा हो गए, जिनका कभी कोई एकता नहीं रही। भानुमति या कुनबा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो ये जो कुनबा जुड़ा है, तो ये कोई देश के लिए नहीं जुड़ा, देश को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा, अपनी सत्ता हटाने के लिए जुड़ा। चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर बहुत सारी पार्टियां हैं,
जी जिनका मैं नाम लूँ किसका नहीं लूँ। ऐसी पार्टियों ने ये कुनबा जोड़ करके सरकार को बदनाम करने का काम किया, माहौल ख़राब करने का काम किया। ईश्वरी कृपा है, आप सबका सहयोग है, जिसके कारण से श्री मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो ये लोग जो फड़फड़ा रहे हैं, जिनको सत्ता हासिल नहीं हो पाई, ये लगातार सरकार को बदनाम करने के लिए कभी पंडालों पर हमला, कभी यात्राओं पर हमला, कभी महिलाओं को अपमानित करना, कभी व्यापारियों पर हमला करना, ताकि सरकार की बदनामी हो। जब महिलाओं पर हमला होता तो अल्टीमेटली सरकार पर भी टिप्पणी आती है, इनकी सरकार में ऐसी घटना हुई है। हर चीज़ के अंदर वे लोग उद्दोलित होकर के, अब वो भी लोग थे नारे जो लगाया करते थे। एक चीज़ और, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना है, अपनी छवि बदली, अपनी इमेज बदली है, एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है, इसको लेकर भी लोग उस इमेज पर डेंट लगाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से लगा रहे हैं। बात योगी जी की नहीं है, योगी जी को 100 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पर अल्टीमेटली कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा, प्रदेश तो रहेगा ना, हिंदुस्तान तो रहेगा, व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, पर हिंदुस्तान तो, हिंदुस्तान मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ये किसी कवि ने लिखा है। तो आखिर देश के बारे में क्या विचार करते हैं ये लोग जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो नारे लगाते हैं, जो आतंकवादियों की, जो यहाँ से 5,000 किलोमीटर एक आतंकवादी मारा जाता है, उस आतंकवादी के मरने पर यहाँ मैयत मनाते हैं, रोते हैं, जुलूस निकालते हैं, ज्ञापन देते हैं, आखिर वे लोग कौन है? लेकिन जब हम हरियाणा के अंदर मुस्लिम लोगों को टिकट देते हैं तो हमारे मुस्लिम प्रत्याशी को जीते नहीं दिया जाता है, और वहीं के अन्य लोग जो उससे भी एक तरीके से मुझे कह सकता हूँ कि उससे हल्के स्तर के लोग थे, उन लोगों को वहाँ पे चुना जाता है। तो एक चीज़ जो लगातार द्रव पैदा कर रही है, लगातार समाज में दूरियां पैदा कर रही है, तो ये लोग समाज को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान भी रहना है। और मुझको लगता है कि चीज़ें जो यहाँ के शिक्षाविद हैं, वहाँ के जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस काम में आना चाहिए। सर, आप मुजफ्फरनगर से विधायक हैं, वहाँ से संबंध रखते हैं, कई साल पहले वहाँ भी दंगे हुए थे, कई लोग वहाँ से अभी भी प्रभावित हैं, और बहराइच में अब दंगे हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, दोनों कनेक्शन है, या सरकार की चूक होती है या स्थानीय राज तत्वों की इसमें भूमिका रहती ज़्यादा? देखिए, जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस समय भी सरकार समाजवादी पार्टी की थी। और छोटा बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, एक बेटी के सम्मान के लिए 2 लड़के जाकर अपनी बहन के लिए आगे भिड़ गए, उनको मार दिया गया, और माने प्रतिक्रिया फिर वो घटना हुई, और सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पाई। उस समय सरकार उन्हीं लोगों का संरक्षण करती रही जो लोग मारने वाले थे, जिसके कारण प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया के कारण से दंगे हुए। लेकिन आते योगी आदित्यनाथ की सरकार में, दोनों सरकारों में जमीन आसमान का फर्क है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, हमारा जिला प्रशासन, हमारा पुलिस, जो लोग इस बार घटना में लिप्त होते हैं, वो किसी भी जाति वर्ग के हों, उन पर कार्रवाई होती है। अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी यादव चिल्ला रहे थे कि जब सुल्तानपुर के अंदर घटना होती है, एक लूटी घटना होती है और एक बदमाशी का काउंटर होता है, तो उन्होंने टिप्पणी की जाति कर लेकर के, और सरकार के ऊपर भी टिप्पणी की कि साहब यादव को काउंटर किया जा रहा है। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही एक और बदमाशी का काउंटर हुआ, जो यादव नहीं था, किसी अन्य जाति वर्ग से था। तो सरकार के ऊपर या मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज कोई जातिगत आक्षेप सिवाय अखिलेश यादव जी के पूरे प्रदेश के अंदर कोई जातिगत टिप्पणी उनके ऊपर नहीं कर सकता। कोई विषय नहीं है, वो संत के रूप में संत हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हैं। और जब मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की चेयर पर होते हैं, तब वो छोटा बड़ा में भेद नहीं करते, बदमाश में और शरीफ में भेद नहीं करते। जो बदमाश है बदमाश है, जो शरीफ है वो शरीफ है। जिसका जैसा स्थान है उसको वैसा सम्मान और वैसा स्थान उसको देने का मुख्यमंत्री लगातार करते हैं। व्यक्तिगत सवालों पे आए हैं, तो आपने तो अपना रास्ता खुद चुना, अपना संघर्ष संघ से जुड़े रहे, फिर धीरे धीरे सियासत में आए। आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, आपके बेटे बेटी, विरासत ट्रांसफ़र करेंगे सियासी या फिर क्या सोचा है? अभी तो नहीं है कुछ विचार ऐसा। बच्चे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसी ईश्वर की इच्छा होगी। मैंने कहा ना, किसके चाहने से कोई नहीं होता है, ये तो राजनीति के जम्स होते हैं। और आगे बढ़ने की कोई मतलब कोई ऐसी पारिवारिक बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं। एक बार मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भाई जैसे हमारे यहाँ भी कई पॉलिटिकल परिवार हैं पुराने, जिनके हमेशा उनके परिवार में राजनीति रही है, जिनको मैंने चुनाव हराने का भी काम किया, और उससे पहले वो परिवार थे। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई आप किस परिवार से हैं? होता है लोग जिज्ञासा, बिल्कुल। और अगर वालों में बड़े परिवार होते हैं, तो मैं तो बहुत साधारण परिवार से हूँ। तो मैं क्या जवाब देता? तो मैंने कहा मैं संघ परिवार से हूँ।
तो संघ परिवार से बड़ा कौन परिवार है? पूरी दुनिया के अंदर आज संघ से बड़ा कोई परिवार नहीं है। तो मैंने कहा मैं संघ परिवार से हूँ। तो वो भी आश्चर्यचकित रहे कि मैंने सटीक तुरंत ऐसा जवाब कैसे दे दिया। तो ठीक है, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। जाति के बगैर आप सियासत देख पा रहे हैं आने वाले दिनों में? अगर हम भविष्य की बात करें कि राजनीति के आने वाले दिनों में भारत का भविष्य क्या होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत का जो तस्वीर होगी क्या होगी, जाति के बगैर आप देखिए, देख पा रहे जाति का इतिहास तो हिंदुस्तान की तरह पुराना है, पर जातियों को अलग अलग प्रकार से समझते हैं। जब हम केवल जाति की बात, मेरी जाति को कुछ नहीं मिला, तो व्यक्ति जाति की बात नहीं करता है, वो अपनी बात करता है। अपनी बात करता है। उसने कहा कि मेरी जाति को सम्मान मिला ही नहीं, मेरी जाति को टिकट ही नहीं मिला, तो भैया तू अपनी बात करके मुझको टिकट नहीं मिला, अपनी जाति की बात क्यों करता है? तो अपने लिए टिकट मांग, तुझे अपना मांगने का अधिकार है। जाति के नाम पर अपने लिए क्यों मांग करता है? पर जाति को हम अगर इस रूप में देखें तो बहुत खराब है, और जाति के रूप को हम अगर एक बाग के अंदर गुलदस्ते के रूप में देखें, अलग अलग प्रकार की बागवानी है, अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं जी, अलग अलग प्रकार के रंग हैं, अलग अलग प्रकार के साइज हैं, और उसको मिलकर के उपवन बनता है, उसको मिलकर के बागवानी बनती है, उसकी सुंदरता आती है। तो एक सद्भाव, एक प्रेम, और हम इतना नीचे ना जाएं, इतने पतन हमारा इन चीज़ों के ऊपर ना हो जिसके कारण देश की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाए। देश सर्वोपरि रहेगा तो सारी चीज़ ठीक रहेंगी। देश अगर हमने दाव को भगा दिया, देश को हमने खराब कर दिया, हमने विद्वेष पैदा कर दिया, तो ना जातियाँ बचेंगी, ना धर्म बचेगा, ना व्यक्ति बचेगा। कपिल देव जी, स्किल्स जैसा आपके पास मंत्रालय है, रोजगार को लेकर आप किस तरीके से देख पाते हैं? क्या आपको लगता है कि स्किल्ड अगर हमने युवाओं को कर दिया या महिलाओं को कर दिया, या भी जो सामाजिक संगठन से जुड़ी जो महिलाएं हैं, तो अगर रोजगार की असीम संभावना उभर के आएंगी? देखिए क्या है कि इसके अंदर भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जिसे इंटरमीडिएट कर लिया, जे BA BCom कर लिया, इवन M.Com MSc भी कर लिया, तो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है। कंपटीशन की तैयारी करे, एग्जाम क्वालिफाई करे और वो किसी जॉब में जाए। बिजनेस के भी अवसर बहुत सारे हैं, आप बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके पास ना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ना पैसा है, ना नौकरी का अवसर मिलता है, उसके लिए स्किल्ड ही एक आधार है। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर इसको परिवर्तन करके, अभी तक ये था कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो स्किल्ड करेंगे, अब कंपल्सन कर दिया है कि आपको कक्षा 6 से 8 तक, 9 से 12 तक, 12 के बाद ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने स्किल हुए, स्किल अगर आप हो जाते हैं तो जीवन में आप मार नहीं खा सकते। अब मुझे सीखना पड़ेगा, किसी सेक्टर में जाइए। और मेरी युवाओं से मेरा निवेदन है आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि युवाएं अपार अपॉर्चुनिटी हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, उन सबकी स्किल मैपिंग हमारे यहाँ चल रही है। उनको कैसे युवाओं की आवश्यकता है, कैसा स्किल्ड उनको चाहिए, उनको करा करके, और 80% उनको स्किल्ड टीम चाहिए, स्किल्ड नौजवान चाहिए। हम विदेश भी भेजें उनको, युवाओं को लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं, तो उन सब का भी हम काम कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए अपार अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। और मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर पढ़ने में बहुत अच्छे आप तीव्र नहीं हैं तो घबराइए मत। हर बच्चे के 90% मार्क्स नहीं होते हैं, 85% मार्क्स नहीं होते हैं। आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, और देश की प्रगति में आप साधक बनिए, बोझ नहीं बनना। बिल्कुल सही कहा कि देश की प्रगति में आप भागीदार बनिए, और संभावनाओं की कमी नहीं, और उससे भी उत्तर प्रदेश को संभावनाओं वाला प्रदेश कहा जाता है। एक बड़े लक्ष्य के साथ, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन कराए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रही, बस ज़रूरत है आपको स्किल्ड होने की। कपिल देव अग्रवाल जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूरदर्शन की पूरी टीम का धन्यवाद। तो न्यूज़ रूम में नेताजी में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।